नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे तमाम संवाददाता दिन भर की बड़ी खबरों की तफसील से जानकारी लेते हैं और उसके बाद वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यूपी में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर राजनीतिक दलों ने उठाई है मांग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जूही सिंह। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद से जो है उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत जो है काफ़ी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बाद जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर जो है एक के बाद एक ट्वीट कर जो है राज्य सरकार से राज्य में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि सरकार इसे जल्द से जल्द बिना देरी किए हुए शुरू कर दे। हालांकि इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। दरअसल मंगलवार को मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक के बाद एक जो है ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें जो है काफ़ी तेज है और उस पर चर्चाएं भी जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है किंतु लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। बीएसपी को इस बात की खुशी है कि देश की राजनीति अपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने के साथ घोर ओबीसी और मंडल विरोधी जातिवादी और सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आने लगे हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले जो है ट्वीट करके कहा था कि केंद्र सरकार जो इसको देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना कराए। जो भी सबके हित की सोचने वाले हैं वो सभी इसका समर्थन करेंगे। इससे लोगों को पता चलेगा कि वे संख्या में कितने हैं और तभी देश की तरक्की जो है वो संभव है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार और पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूकंप के झटके वो लोगों को महसूस हुए हैं। कई इलाकों में ये देखने को मिला है जो लोग हैं वो घरों से घबराकर बाहर निकले हैं। और इस मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 4.6 मैग्नीट्यूड का ये पूरा भूकंप रहा, जिसके कारण जो लोगों के पंखे हैं, पलंग है, वो हिलने लग गए, जिसके कारण वो घबरा गए। और उसके बाद जो घर के बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो लोगों का लगा रहा। लोगों को डर रहा क्योंकि आफ्टर शॉक्स इसके बाद आते हैं और इससे कहीं ना कहीं जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो घर के बाहर आ गए थे। लेकिन जो 2:52 में दिन की दोपहर के ये भूकंप आया, उसके बाद जो लोगों की घबराहट वो सामने आई है। लेकिन जो मुख्य जो केंद्र रहा है इस भूकंप का वो नेपाल रहा है। एक बार फिर जिस पहले बीते वर्ष में हमने देखा है कि बहुत खतरनाक भूकंप नेपाल में आया था। और उत्तराखंड की बात की जाए तो बीते महीने से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो 3-4 भूकंप ऐसे आ चुके हैं। पिथौरागढ़ जैसे जिलों में दरारें आ रखी हैं। कई जिलों में देखने को मिली है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में दरारें देखने को मिली है। ऐसे में जो भूकंप है वो लगातार बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्योंकि हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है, ऐसे में कितना नुकसान आने वाले क्षेत्रों में आने वाले दिनों में या फिर कहा जाए आने वाले सालों में पहुंचने वाला है। लेकिन जो ये छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो शोध करता है और साथ साथ पर्यावरण एक्सपर्ट है वो इसकी रिसर्च कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आपदा प्रबंधन अभी फिलहाल ये लगा हुआ है कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये 4.6 का मैग्नीट्यूड का ये पूरा भूकंप था। लेकिन जो लोग हैं फिलहाल अपने घरों में जा चुके हैं और जो माहौल है वो फिलहाल शांत है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। महाराष्ट्र के नांदेड़ के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 36 घंटे के अंदर 3100 मरीजों की मौत हो गई। बता दें कि यहाँ पे 24 घंटे के अंदर पहले 17 मरीजों की मौत हुई। उसके बाद से यह आंकड़ा धीरे धीरे करके वक्त के साथ बढ़ता हुआ निकले गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिला अस्पताल है जिसका नाम शंकराराव चौहान अस्पताल है। यहाँ पे 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ एक ही अस्पताल है और ऐसे में इस अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर है। यहाँ पे दवाइयाँ नहीं पहुँचाई जा रही क्योंकि यहाँ पे बजट की कमी है, जिसको लेकर लगातार कई ऐसे विपक्षी लोग हैं जो निशाना साध रहे हैं। और ये अस्पताल जो है पहली बार ये स्थिति नहीं, अक्सर ये अस्पताल में यही तस्वीरें निकल के सामने आती है, लेकिन अभी भी इसकी बदहाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद से भी प्रशासन द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस वक्त स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा अस्पताल है। अस्पताल अमूमन जीवनदायी होते हैं, ये जीवन छीनने वाला अस्पताल है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे 500 बेड की व्यवस्था है
और 1200 मरीज यहाँ पे एडमिट है। 700 ऐसे मरीज है जिनकी जान जो है वो खतरे में बनी हुई है, लेकिन इसके बाद से भी प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पे जिला अस्पताल के जो भी प्रशासन है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि साफ है कि अस्पताल में काफी ज्यादा लापरवाही हो रही है, मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो 31 मौतें हुई है, इसमें बता दें इसमें नवजात शिशु की भी मौतें हुई, जिसमें से 7 लड़कियां बताई जा रही है और 7 लड़के बताए जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक मौतें यहाँ पे ये अस्पताल झेलता रहेगा और लोगों के जीवन इसी तरीके से दांव पे लगी रहेगी। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल दिल्ली में मेगा इवेंट होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली में रोड शो आयोजित करेंगे। निवेशकों को उत्तराखंड में आने का निमंत्रण देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है ताकि राज्य में उद्योग स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का दौरा उत्साहित करने वाला रहा है, वहाँ पर निवेशकों के साथ MOU साइन हुए, उसी प्रकार से दिल्ली दौरे के दौरान भी बड़े उद्योगपति घरानों से MOU साइन किए जाएंगे ताकि उत्तराखंड राज्य में निवेश आ सके। ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, विकास के लिहाज से भी और रोजगार के लिहाज से भी। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह न्यूज क्लिक से जुड़े कई परिसरों में छापेमारी की। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के करीबन 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने UPA के तहत छापेमारी की। आरोप है कि 3 साल के अंदर करीबन 38 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। मामले की जानकारी के बाद पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, फिर उसके बाद ED और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मानसून सत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंडिंग का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद ने न्यूज़ क्लिक को देश का विरोधी बताया। उन्होंने कहा था कि चीन से फंडिंग के बाद न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक केंद्र सरकार के खिलाफ देश के विरोध का माहौल बना रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इस मामले में कौन जानकारी। बता दें कि मानसून सत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंडिंग का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद ने न्यूज़ क्लिक को देश का विरोधी बताया। उन्होंने कहा था कि चीन से फंडिंग के बाद न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक केंद्र सरकार के खिलाफ देश के विरोध का माहौल बना रहा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की जांच अभी भी जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं तुषार। TMC के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज TMC के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल से 2 दिनों से दिल्ली में कार्यकर्ता पहुंचे थे और आज केंद्र सरकार के खिलाफ TMC ने यह आरोप लगाया है कि मनरेगा का फंड और PM आवास निधि का फंड केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज TMC के नेता जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनकी अगुवाई में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी तादाद में TMC के कार्यकर्ता बंगाल के अलग अलग जिलों से पहुंचे और उनकी मांग है कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को परेशान कर रही है और जो मनरेगा का फंड है उसे सरकार नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से TMC के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जो मनरेगा का फंड उसमें रोका है उसे जारी किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, PM मोदी बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब से बंगाल में भाजपा की हार हुई है तब से BJP बौखला गई है। ऐसे आरोप TMC की तरफ से लगाए जा रहे हैं और TMC के नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में कल राजघाट पर भी TMC के कार्यकर्ता, सांसद और विधायकों ने गांधी जी की श्रद्धांजलि दी थी और उनकी जो समाधि है उस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहना है कि लोकतंत्र में गांधी जी ने जिस तरीके से शुरुआत की थी उसी तरह से TMC भी आज गांधी जी के दिन के बाद ही लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। हालांकि जंतर मंतर पर कार्यकर्ता को पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी अभिषेक बनर्जी कुछ दिनों में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से निखिल कुमार। अलीगढ़ के AMU में 2 गुटों के बीच जमकर हुई फायरिंग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शहनवाज।
एमयू कैंपस में देर रात दो गुटों में जमकर फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसमें एमयू के छात्रों ने दौड़ भाग करके अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि हॉस्टलों के कमरे में छुपकर छात्रों के द्वारा जान बचाई गई है। तो वही जानकारी पर पता लगा है कि जन्मदिन पार्टी को लेकर दो गुटों में एमयू के बीएम हॉल के गेट के बाहर विवाद हुआ था, जिसके चलते दो गुटों में फायरिंग हुई थी और इसी फायरिंग के दौरान 3 युवकों के गोली लगी, जिसके चलते तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया, जहां उनका उपचार जारी है। तो वहीं जानकारी देते हुए एमयू के प्रॉक्टर वसीम अहमद के द्वारा बताया गया है कि दो गुटों में फायरिंग हुई थी। हालांकि दो गुटों में फायरिंग के दौरान 3 लोगों की गोली लगने की सूचना मिली है और तीनों का उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है। जबकि प्रॉक्टर का कहना है कि गोली लगने वाले कोई भी एमयू का छात्र नहीं है। ये दो गुटों में फायरिंग हुई थी, दोनों ही बाहरी लोग थे, बाहरी तत्व थे और गोली लगने वाला एमयू का कोई छात्र नहीं है। सिरे से एमयू प्रॉक्टर के द्वारा नकारा गया है। तो वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी और आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सड़कों की समीक्षा की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। लोक निर्माण विभाग के निरंतर कार्य को समीक्षा करने के लिए खुद आज मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सड़कों पर उतरे हैं और जितने भी अधिकारी हैं लोनवे के लोक निर्माण विभाग के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से जो कार्य चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में या फिर बात की जाए मेन सिटी देहरादून में, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सड़कों के किनारे, क्योंकि ये रिस्पना पुल से लेकर अगर ये धर्मपुर का ये पूरा एरिया बताया जाए तो ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर लगातार भीड़ नज़र आती है। ऐसे में इसकी चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को कई रुपये पास हुआ था और इसका कार्य लगातार प्रगति में है, लेकिन ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कार्य काफ़ी लेट चल रहा है और ऐसे में खुद जो मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और जितने भी जो ये कार्य चल रहे हैं उसको लेकर समीक्षा की जा रही है, निरीक्षण किए जा रहे हैं और साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य किया जाए। क्योंकि स्थानीय लोगों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका है और साथ साथ जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर बात की जाए बाहर से आने वाले लोग, उनको दिक्कत हो सकती है। दिसंबर माह में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और ऐसे में जो मुख्य मार्ग रहेगा निवेशकर्ताओं गाड़ी के माध्यम से यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसे में ये ज़रूरत है कि इस सड़क का चौड़ीकरण हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक अत्यधिक देखने को मिलता है। ऐसे में जो खुद मंत्री है प्रेमचंद्र अग्रवाल आज समीक्षा करने पहुँचे हैं और साथ में उन्होंने निरीक्षण किया है और साथ साथ जो अधिकारी हैं उन्हें आज दिशा निर्देश दिए हैं, सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपना कार्य करें। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। आगरा में एसओजी सर्विलांस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा के थाना न्यू आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल फाइनेंस कर्मी ही आगरा में बाइक लुटेरे बन चुके हैं, जिसको कि थाना न्यू आगरा पुलिस ने एक सिंडिकेट का खुलासा किया है। दरअसल आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के अंदर लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए कि इस बाइक चोर गैंग के खुलासे के लिए। इसके बाद थाना न्यू आगरा पुलिस ने एक बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 लोग फाइनेंस कर्मी थे। 2 अपराधी हैं जिन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनको कि आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 बाइकें भी बरामद की गई हैं। आज डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया है और यह कार्रवाई डीसीपी सिटी सूरज रॉय और एसीपी अरीब अहमद की लीडरशिप में थाना न्यू आगरा इंचार्ज राजीव कुमार सिंह द्वारा की गई है। आगरा में बाइक चोरी गैंग का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 5 बाइकें बरामद हुई हैं, एक मास्टर चाबी बरामद हुई है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि 5 अपराधियों में 3 फाइनेंस कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ा घटना का खुलासा करते हुए आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आगरा से कैमरामैन रामू प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, आगरा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स लाइव में रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज में डीजी जेल एसएन रावत ने सेंट्रल जेल नैनी का निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। आज प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल का अचानक एसएन सावंत जो डीजी जेल हैं उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर न सिर्फ उन्होंने बैरिकों को चेक किया, वहां पर जो बंद कैदी हैं उनके हालात जाने, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं कारागार विभाग की तरफ से की गई हैं उसका कितना अमल किया जा रहा है। नैनी सेंट्रल जेल क्योंकि देश की मानी जानी जेल है, न सिर्फ इसमें तमाम अपराधी रखे गए बल्कि आतंकवाद से जुड़े मामलों के अपराधी भी इस नैनी सेंट्रल जेल में रखे गए, इसलिए एसएन सावंत का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि एसएन सावंत की तरफ से ये कहा गया कि ये जो दौरा है वो एक विजिट थी उनकी और वहाँ के हालात जानने की कोशिश की थी। साथ ही साथ जो एक ज़िला कारागार बनाया जा रहा है, नया ज़िला कारागार बनाया जा रहा है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से नैनी सेंट्रल जेल डीजी जेल एसएन सावंत पहुँचे, वहाँ के हालात को जाना और उसके बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि ये एक रूटीन चेकअप था और इस दौरान उन्होंने वहाँ के हालात को जाना, साथ ही साथ उन्होंने कैदियों की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उम्मीद की जा रही पिछले दिनों जिस तरह से जेल में कई बड़े अपराधी रखे गए, वहाँ की तमाम इस तरह की खबरें भी आती थी कि जेल से बहुत से इस तरह के आपराधिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में जिस तरह से एसएन सावंत अचानक आज प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने वहां के हालात को जाना, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और दौरे जेल विभाग के अधिकारियों के देखने को मिल सकते हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राम जी। 2 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा की बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई थी। वहीं आपको बता दें 3 अक्टूबर को कड़ियाला घाट गुरुद्वारे में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आयोजन में जो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये श्रद्धांजलि, जो मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो श्रद्धांजलि सभा में जो पूरे देश के जो किसान नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ से जो लोग आए हैं, जो किसान नेता हैं, किसानों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। वहीं बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई है। पुलिस की तरफ से जो पीएससी है और उसकी कमांड खुद पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा कर रहे हैं, पर पुलिस अधीक्षक हैं। वहीं आपको बता दें जो जिले के जो सीओस हैं, एसएचओ हैं, बड़ी मात्रा में जो पुलिस की एक व्यवस्था देखने को मिल रही है, चाक चौबंद व्यवस्था देखने मिल रही है। क्योंकि आपको बता दें यही तिकुनिया जो हिंसा हुई थी, पूरे देश में जिस तरीके से ये घटना निकलकर सामने आई थी, वहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक ना हो जाए इसके लिए पुलिस पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें जो श्रद्धांजलि सभा है, में जो मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए हैं। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। मैनपुरी में महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला ने अपने ऊपर डीजल लेकर बोतल में पहुंची थी। आत्मदाह करने का प्रयास करने के लिए पहुंचने वाली थी, तभी ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी द्वारा पीड़ित महिला के हाथ से बोतल को छीन लिया गया। छीनने के बाद ही पीड़िता लगातार 3 महीने से चक्कर लगा रही है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी, उस पर जांच चल रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो बात जांच का विषय बना हुआ है। तो वहीं एसपी विनोद कुमार सिंह ने पीड़ित महिला से बात की है और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने का महिला को आश्वासन दिया है। तो वहीं पीड़ित महिला ने के साथ पहुंचे एक युवक जो उसको लेकर पहुंचा था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पीड़ित महिला को जब दोबारा बुलाया गया तो मौके से चली गई है। एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे मामले की जांच पूरे बारीकी से कराई जाएगी और महिला को न्याय दिलाए जाने की बात कही जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सीएमओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर प्रभारी सीएमओ ने उसको रवाना किया है। गाड़ियां जो है गांव तक जाएंगी और प्रचार प्रसार करेंगी, प्रसार माध्यम से, जो कि संचारी रोग को नियंत्रण करने के लिए बताया जा रहा है कि गांव में जाकर इसे प्रचार करें और गांव में साफ सफाई व्यवस्था रखें
जिससे संचारी रोग फैलने न पाए और इस बीमारी की चपेट में लोग आए ना, जिसको लेकर यह अभियान चलाकर सीएमओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर सीएम प्रभारी सीएमओ ने रवाना किया है। और उसमें लगभग दर्जनों गाड़ियां लगी हैं जो कि हर गांव में जाकर ये प्रचार प्रसार करेंगी और संचारी रोग को नियंत्रण करने के लिए उसके बारे में बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि संचारी रोग से कैसे बचा जा सकता है। उसके बारे में माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। मैनपुरी में पुलिस और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 कुंटल से अधिक की मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। 8 आरोपी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वाहन के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद सर्विलांस टीम प्रभारी और करहल प्रभारी संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। दोनों ही लोगों ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 आरोपी पुलिस में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 1 कुंटल से अधिक गांजे जो तस्करी के लिए जा रहा था वो बरामद हुआ है। फिलहाल इसकी कीमत जो आकी गई है वो 50 लाख रुपए बताई जा रही है और यह लोग उड़ीसा से कई राज्य कई जनपदों में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय से यह तस्करी का काम चल रहा था। सर्विलांस टीम ने इस कार्रवाई को करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो आरोपी इसमें और जुड़े हुए उनके लिए जांच करने के और गिरफ्तारी जल्द करने की बात कही है। तो एसपी ने विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि काफ़ी लंबे समय से सभी आरोपी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के पास से टूरिज्म जो बैग हैं उनमें गांजा भरकर सप्लाई किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने टूरिस्ट बैगों की तलाशी ली तो उनके पास से गांजा बरामद हुआ भारी मात्रा में। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। गाजीपुर में प्यार में पागल माशूका ने अपने पति की हत्या करवा दी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सुशील तिवारी। प्रेमी के प्यार में पागल माशूका ने करवा दी अपने ही पति की हत्या और दिया घटना को अंजाम। खबर गाजीपुर जिले के थाना खानपुर के सिधौना गांव का ये मामला है, जहां पर एक युवक को गोली मार दी जाती है। उसके बाद परिवार वाले आनंद फानंद में पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के आला अधिकारी और स्वयं गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह लेते हैं संज्ञान। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, घर वालों से बातचीत करती है। जहां पर उस युवक को गोली मार दी गई वहां पर भी पुलिस जाती है और वहां से लोगों से बातचीत करती है, कुछ महिलाओं से वह बात करती है। उसके बाद जब पुलिस को शक होता है तो वह उस पत्नी से करती है पूछताछ। वह पत्नी ने जब खुलासा किया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। उसने बताया उसने ही अपने ही पति की करवा दी थी हत्या। वह बताती है कि जबरन उसकी शादी दूसरे से करवा दी गई थी और वह किसी दूसरे से प्यार करती थी। अपने आशिक के प्यार में वह पागल थी, इसीलिए अपने पति को उसने गोलियों से मरवा दिया। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से जिंदा कारतूस और 2 अदद तमंचा भी पुलिस ने बरामद किए। एक मोटरसाइकिल भी पुलिस के हाथ लगी। ओमवीर सिंह ने बताया कि एक युवक की तलाश जारी है, महिला को भी कर लिया गया है गिरफ्तार। महिला ने दिया बहुत बड़ी घटना को अंजाम। इंडिया वॉइस के लिए मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।